हेलो दोस्तों, मैं संदीप साहण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान। हमारे इस YouTube चैनल पर प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने ऊष्मा गतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स का एक पार्ट पहले अपलोड किया है, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स क्या है उसके प्रकरणों के बारे में हमने चर्चा की थी। इस दूसरे वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स में यानी ऊष्मा गतिकी में कार्नोट साइकिल, इंजन या किस तरह से कार्य होते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और यहां से आपके न्यूमेरिकल मिलने की संभावना है। उम्मीद है कि इस वीडियो का इतना बेनिफिट मिलना चाहिए आप लोगों को कि यहां से 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो हम स्पेशली प्रयोगशाला सहायक के लिए हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकरणों में कार्य कैसे होते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो उद्देश्य है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वो उद्देश्य है कार्य निकालने का। यहां से हमारा क्वेश्चन बनता कार्य। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में जो कार्य यानी वर्क डन है, वो अलग अलग प्रोसेस के लिए हम फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन सबसे पहला हमारा प्रक्रिया रहेगी समतापीय प्रक्रम में कार्य। इसका मतलब हुआ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। इंग्लिश में इसको बोलेंगे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। हम ये भी चर्चा करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये बात पढ़ी थी कि फर्स्ट लॉ जो था dq इज इक्वल टू du प्लस dw के इक्वल था। हमें इस चीज को फाइंड आउट करना है, कार्य को। और हम जानते हैं कि कार्य जो होता है वो दाब इनटू आयतन के इक्वल होता है। यानी दाब को हम प्रेशर कहेंगे और इसको वॉल्यूम कहेंगे। अगर हमारा वर्क डन है ये वर्क, तो dw है स्मॉल वर्क डन है, जो हमारा प्रोसेस हुई है किसी कंटेनर में। जैसे ये हमने एक कंटेनर लिया, इसके अंदर ये हमने गैस फिलअप की हुई है और यहाँ एक हमने पिस्टन लगा रखा है। यहाँ हम हीट प्रोवाइड करेंगे जिससे ये पिस्टन आपकी ए बी पोजीशन से ए डैश बी डैश पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है अपवर्ड। तो एक्सपेंशन हुआ होगा, एक्सपेंशन हुआ है तो इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ी है, इसके आयतन में वृद्धि हुई है। और वातावरणीय दाब के विरुद्ध इसमें आयतन में वृद्धि होने से कार्य किया होगा और कार्य होता P इंटू dV। ये जो dV है ये है आयतन में वृद्धि, यानी आयतन में परिवर्तन शब्द यूज करो, आयतन में परिवर्तन। और प्रक्रम हमारा आइसोथर्मल है, इसका मतलब है ताप नियत रहा है। यहाँ ताप क्या रहता है? नियत रहता है, ताप में परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रक्रिया में अगर आप, ये तो है अल्प कार्य है। कौन सा कार्य है ये? अल्प कार्य है। अगर कुल कार्य निकालना हो, कुल कार्य का मतलब हुआ W बराबर है, समाकलन कर देंगे PdV। समाकलन क्यों कर रहे हैं हम? समाकलन इसलिए किया है कि ये प्रक्रिया लगातार होती है। जहां प्रक्रिया लगातार होती हो तो उसमें हम एक छोटे से भाग का निकाल के उसका समाकलन कर देते हैं। और शुरुआत आयतन V1 था और अंतिम आयतन V2 है। हम V1 से लेके V2 तक ये हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब इसको जब आप सोल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला डायरेक्ट ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि ये पूरा डेरिवेशन आपके आए। या कार्य का सूत्र क्या बनेगा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2.303 nRT log ऑफ 10 बेस में V2 अपॉन V1। ये है क्या चीज, वो हम अब चर्चा कर लेंगे एक एक को। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहां n जो है ये मोल की संख्या है, यानी गैस में कितने मोल उपस्थित है, नंबर ऑफ मोल बोलते हैं इसको।
आर है, ये गैस नियतांक है, ये गैसों के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है, 8.31 के आसपास होती है। टी यहाँ पे नियत ताप है, यानी नियत भले ही रहा हो लेकिन मान तो कुछ ना कुछ होगा। V2 यहाँ पे अंतिम आयतन है, अंतिम आयतन, और V1 यहाँ पे प्रारंभिक आयतन है, प्रारंभिक आयतन है। आपको न्यूमेरिकल में ये सब चीजें मिलेंगी, वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए आपको बस। अगर क्वेश्चन के अंदर समतापीय प्रक्रम में आयतन ना दे के प्रेशर दे रखे हो तो देखिए कैसे इक्वेशन बनेगी। हो सकता है कि आयतन ना दे, हम जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, ये आदर्श गैस समीकरण है। कौन सा समीकरण है ये? आदर्श गैस समीकरण, यानी आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं हम। n नंबर ऑफ मोल और r दोनों कांस्टेंट है, और समतापीय प्रक्रम हो तो TB कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है। तो P व्युत्क्रमानुपाती V है यहाँ पे। तो अगर V2 बाई V1 सूत्र में है और प्रेशर के रूप में दे दे तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? W बराबर है 2.303 nRT log 10 बेस में P1 बाई P2। ये इंपॉर्टेंट चीज यहां से आपको पता लग जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? P1 डिवाइडेड बाई P2 हो जाएगा ये। अब यहाँ जो ज्यादातर पूछी जाती है बातें, वो इसके ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो समतापीय प्रक्रम में ये फॉर्मूले तो आपको ध्यान रखने हैं, इन फॉर्मूले के बगैर आपका काम चलने वाला नहीं। लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन दे देंगे आपको कि ये V और ये P अक्ष हैं दोनों, ये कह देगा यहां से यहां तक कोई सिस्टम गया है हमारा A से B तक, और इस पॉइंट के ऊपर V की वैल्यू मान लीजिए 1 है, और यहाँ P की वैल्यू मान लीजिए, ये ऐसे ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, इधर 1, इसको हमने 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 ऐसे कह दिया, और ये यहां तक गया है, A से B तक चला गया। तो हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, यानी ये कहेगा एक सिस्टम है, कोई भी एक सिस्टम निकाय है, वो समतापीय प्रक्रम में A से B तक दिए गए वक्र अनुसार गतिशील है। तो इसमें किया गया कार्य यानी WAB निकालना है। तो हम इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो AB में, तो आपको ध्यान रखना ग्राफ किसके बीच में? PV के। तो कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है PV, और ग्राफ P और V के बीच में है, तो PV का ग्राफ जो होता है वो इसका क्षेत्रफल, यानी हम लिखेंगे PV ग्राफ का क्षेत्रफल V अक्ष के साथ, V अक्ष के साथ किए गए कार्य को प्रदर्शित करता है, किए गए कार्य के बराबर होगा, के बराबर होगा। यानी ये जो ग्राफ है इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। कौन सी अक्ष के साथ? V, ये V अक्ष है। यानी ये क्षेत्रफल अगर आप निकाल दो तो आप ये समझ जाना कि हम आसानी से इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे निकालना है? तो आप इसके ऐसे टुकड़े कर लो, ये ऐसे हो गया। तो आप देख, इसके नाम रख लो AB, इसका नाम C रख दो, इसका D रख दो, और इसका E रख दो। तो आपके पास दो चीजें बन गई, एक तो बन गई त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल, प्लस में एक तो इस भाग का क्षेत्रफल बन जाएगा, ये रहा इतना सा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक ये आयत बन गया आपका, आयत या आयताकार भाग कौन सा हो गया? EBCD का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो WAB किसके बराबर हो गया? देखिए हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा लंब। आधार तो ये हो जाएगा EB, और लंब कौन सा हो गया? A से E, प्लस में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एक तो ये बन गया CD,
गुणा में ऊंचाई, ये बन गई ईडी। क्षेत्रफल सिंपल है। अब देखो 1/2 गुणा में ईबी, ई से बी ये है, ईबी का मतलब हो गया डीई, डीसी। ये कितना 4, ये कितना 1, 4 में से 1 घटा दो, 4 - 1 गुणा में एई, ये वाला भाग है। ए बिंदु पे 5 है और इस पे 4 है, तो 5 में से 4 को माइनस कर दो, प्लस सी से डी, ये रहा सी डी, ये 1 है, ये 4 है, तो 4 - 1 यानी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक। ईडी, ये है ईडी, ये कितना है, ई का मान 4 है और डी का मान कितना 0, 4 - 0। सोल्व करें, 1/2 गुणा में 4 में से गया 3, 5 में 4 गया 1, प्लस में 4 में से गया 3 गुणा में 4, ये हो गया 3/2 प्लस 4, ये 12 और ये हो गया 13, 13.5, 13.5 जूल। ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर पीवी ग्राफ की फॉर्म में दे रखे हो तो हम आसानी से इस चीज को सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं है। आपको दिया गया ग्राफ होगा, उसका क्षेत्रफल निकालना आना चाहिए और ग्राफ का क्षेत्रफल हम इस तरीके से निकाल देंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखें, इस प्रक्रम के दौरान, क्योंकि हमारा प्रक्रम था समतापीय, कौन सा प्रक्रम था, समतापीय प्रक्रम है। समतापीय प्रक्रम में कार्य तो हुआ है लेकिन आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है और ताप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये समतापीय प्रक्रम के लिए आप कार्य आसानी से सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही प्रक्रिया चलती है रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए, कार्य कैसे होते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं, रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य, प्रक्रम में कार्य यानी वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये हमारा टॉपिक अब रहेगा। हमें रुद्रोष्म प्रक्रम का ध्यान होना चाहिए। अगर हमें रुद्रोष्म प्रक्रम का ध्यान है तो हम आसानी से सोल्व कर लेंगे। रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य कैसे होते हैं, हमें इस बात का पता है कि रुद्रोष्म प्रक्रम में डेल्टा क्यू जो है वो 0 होती है। डेल्टा क्यू 0 होने का सिंपल सा मतलब है कि परिवेश व निकाय के मध्य ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं, यानी आपस में आदान प्रदान नहीं होता। परिवेश का मतलब सराउंडिंग और निकाय का मतलब है सिस्टम। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ऊष्मा यानी ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। अगर ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता तो इसका यह मतलब नहीं है कि तापमान में अंतर नहीं आए। तापमान में, आयतन में और दाब में अंतर हो सकता है। शर्त क्या होती है रुद्रोष्म प्रक्रम की, शर्त है पीवी गामा नियत होता है। ये शर्त आपको ध्यान होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवी की गामा, यहां ये पूछ लेते हैं ये गामा क्या चीज है। यहां गामा है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। ये क्या है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। क्या है ये, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, स्पेसिफिक हीट की रेशियो। सीपी का मतलब है नियत दाब पर उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, और सीवी है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और सीपी बटे सीवी को गामा बोलते हैं। ये गामा की वैल्यू ध्यान रखना कि मोनो एटॉमिक गैस हो, एक परमाणुविक गैस हो, परमाणु गैस, या द्विपरमाणु भी हो सकती है, पॉली एटॉमिक भी हो सकती है। एक परमाणु को बोलते हैं हम मोनो एटॉमिक, दो परमाणुविक को बोलते हैं हम डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, इस तरीके से बोलते हैं। जो मोनो एटॉमिक होती है उसके लिए इसकी वैल्यू 1.67 और इसके लिए 1.40 वैल्यू होती है गामा की। और ये ध्यान रखना गामा जो होता है, ये इंपॉर्टेंट बात बताने गया हूं मैं, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। ये कुछ बातें ऐसे पूछी जा सकती हैं कि गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी।
1 से बड़ी क्यों होगी? क्योंकि Cp की वैल्यू Cv से बड़ी होती है। Cp माइनस Cv बराबर R, जिसको हम कौन सा सूत्र बोलते हैं? मेयर सूत्र बोलते हैं इसको, मेयर सूत्र। यानी Cp Cv से बड़ा है और ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से भाग दें तो ये आंसर 1 से बड़ा आएगा, इसलिए वैल्यू होती है। और ये भी ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को कि Cp माइनस Cv यानी विशिष्ट ऊष्माओं का अंतर है वो गैस नियतांक के बराबर होता है, R के बराबर होता है, और इसका नाम है मेयर सूत्र। तो इतनी सी बातें आपको ये मैंने एक्स्ट्रा बताई है, तो ये आपको ध्यान होनी चाहिए। कॉपी पेन लेके जरूर बैठे, नोट करें, जो चीज समझ में नहीं आए नोट करेंगे तो वो आपको अच्छे से काम में आ जाएगी। नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आप कुछ साथ साथ लिखते भी रहें। ये आपकी रुद्रोष्म प्रक्रम की शर्त है। जैसे आदर्श गैस के लिए पी वी गामा नियत होता है, और गामा यहाँ पे मैंने बता दिया आपको Cp बटे Cv है। कार्य निकालना इस प्रक्रम में, कार्य का सूत्र वही था V1 से V2 PdV, सूत्र तो यही रहना है। बस अंतर यह है कि यहाँ P की वैल्यू बदल जाएगी, और जब P की वैल्यू बदल जाएगी तो हमें कार्य ऐसे निकालना पड़ेगा, या जो हमारा कार्य निकलेगा वो इस तरीके से भी निकल जाएगा। हम जो कार्य की वैल्यू रखें, 2-3 सूत्र मैं आपको बताऊंगा कार्य के, वो ध्यान रखने हैं आपको। एक तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसमें, क्योंकि रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए आपका ए बिंदु पहला स्टेट फंक्शन है और बी बिंदु दूसरा स्टेट फंक्शन है। यहाँ आपका जब प्रक्रम है, जो आपका निकाय यहाँ होगा तो P1, V1 और T1 ताप है, और यहाँ जाएगा तो स्टेट फंक्शन P2, V2 और T2 हो गए। यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, दाब, आयतन और ताप तीनों बदल जाते हैं। तो कार्य कैसे, यहाँ A से B तक जाने में जो कार्य हुआ है, कार्य का सूत्र है वो NR बटे 1 माइनस गामा T2 माइनस T1, ये बन जाएगा T2 माइनस T1, या T1 माइनस T2 भी कह सकते हो। तो ध्यान ये रखना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ N जो है मोल की संख्या है, मोलों की संख्या। यहाँ R जो है आपका गैस नियतांक है। कौन है ये? गैस नियतांक है। गामा आपको पता लग गया विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है। T1 और T2 है आपके ताप है। यानी जब भी आपको रुद्रोष्म प्रक्रम में कार्य की बात करें, क्वेश्चन दे रखा हो, वो क्वेश्चन में ऐसे लिख सकता है कि एक परमाणविक गैस है, रुद्रोष्म प्रक्रम में उसका प्रसार A से B तक होता है, जिसके ताप क्रमशः T1 व T2 है, तो गैस ने उसका कार्य कितना करना पड़ेगा, तो N उस गैस के मोलों की संख्या निकालो। R आपको गिवन होगा 8.31, 1 माइनस गामा, गामा की वैल्यू होगी T2 माइनस T1 कर देंगे। अगर आपको ये फंक्शन इस तरीके से ना दे रखा हो, ताप ना दे रखा हो, कई बार ऐसी भी तो स्थिति हो सकती है ना कि मैं जरूरी थोड़ी है ताप में ही हूं, प्रेशर वॉल्यूम में दे रखा हो, तो इसी का दूसरा रूप है कार्य का। मैं यहां लिख देता हूं, कार्य W बराबर है, एक ये भी आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि जब इस R NR को अंदर लेके जाओगे तो आपका ये बन जाएगा 1/1 माइनस गामा इंटू इस NR को अंदर ले जाओ, NRT2 माइनस NRT1 बनेगा ये। और आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को, PV इज इक्वल टू NRT, तो ये क्या बन गया 1 माइनस गामा इंटू ये बन जाएगा P2V2 और ये बन गया P1V1। ये भी आपका कार्य का फॉर्मूला है। यदि आपको ताप नहीं दे रखे हो, P1V1 के फॉर्म में दे रखे हो, तो ये सूत्र है कार्य का। यानी कितने सूत्र हो गए? 3, 1, 2 और 3। जिस स्थिति में क्वेश्चन हो उसी स्थिति के अनुसार हम फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर ताप दे रखे हो तो हम ये फॉर्मूला NR1 माइनस गामा T2 माइनस T1 लगा देंगे। अगर आपको ताप ना देके सिर्फ उनके दाब और आयतन दे रखे हो तो 1/1 माइनस गामा इंटू P2V2 माइनस P1V1, ये वाला हम फंक्शन का यूज कर लेंगे। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। तो ये दो तरह के हमने कार्य निकाल लिए, एक तो आइसो जो थर्मल कंडीशन थी और दूसरी हमारी रुद्रोष्म अवस्था थी। तो दोनों में कार्य किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम कैसे सोल्व करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कई बार ढाल के बारे में, स्लोप के बारे में, यानी PV वक्र के ढाल।
ढाल, जिसको बोलते हैं स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। पीवी ग्राफ, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करनी है। पीवी ग्राफ हम बनाएं तो देखिए आदर्श गैस समीकरण का यूज करें पहले हम। आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू nRT, n मोल के लिए है ये आदर्श गैस समीकरण है। प्रक्रम यदि प्रक्रम समतापीय है, कौन सा प्रक्रम लिया हमने? समतापीय, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस होते ही टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और T अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या बनेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही आप देखेंगे ये वाला सारा भाग कांस्टेंट हो गया, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही बनेगा कांस्टेंट, नियत बोलते हैं जिसको। अब इसमें अल्प परिवर्तन करना हमने, अल्प परिवर्तन करने पर, अल्प परिवर्तन कैसे किया जाता है ध्यान रखना। P ऐसे का ऐसा रखो, V में परिवर्तन करो dV प्लस में, अब V को ऐसे का ऐसा रखो, P में परिवर्तन करो dP, और कांस्टेंट में परिवर्तन होता नहीं है, तो क्या बन जाएगा? इस P dV को उस साइड लेके जाओ, V dP बच गया इधर, तो ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा P dV। इस dP के नीचे इसको ले आओ, तो ये बन गया dP बटे dV, और इस V को उधर लेके चले जाओ माइनस P बटे V। ये आपका ढाल है, ये PV ग्राफ का ढाल है। तो PV ग्राफ का ढाल कितना आ गया? ये वाला आ गया, फर्स्ट समीकरण, यानी dP बटे dV को ढाल बोलते हैं। ध्यान रखना, स्लोप का मतलब है dP बटे dV, ये वैल्यू निकालनी थी, और dP बटे dV की वैल्यू ये है। ये किसमें है? समतापीय में। कौन से प्रक्रम में है ये? समतापीय में। यही अगर हम दूसरे प्रोसेस को की बात करें, रुद्रोष्यम के लिए देखिए, रुद्रोष्यम के लिए, रुद्रोष्यम प्रक्रम में, रुद्रोष्यम प्रक्रम की शर्त होती है PV कांस्टेंट है, PV की गामा नियत होता है। तो यहां भी परिवर्तन करना हमने, यहां परिवर्तन करेंगे, P को ऐसे का ऐसा रखो, V को परिवर्तित करना है, लेकिन V ऐसे परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि इसकी घात है, तो पहले घात को परिवर्तित करेंगे, घात आगे लेके आए, V गामा -1, अब V में परिवर्तन होगा, प्लस में V की गामा ऐसे, और P में परिवर्तन करेंगे, कांस्टेंट में परिवर्तन होता नहीं है, इसलिए सामने क्या आ जाएगा? 0। अब इसको रीअरेंज करना, P गामा, या ऐसे लिख लो, गामा को पहले लिख लो गामा P, ये बन गया V की गामा डिवाइडेड बाई V dV प्लस V की गामा dP इज इक्वल टू 0। V की गामा कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यहाँ बच गया गामा P अपॉन V dV प्लस dP इज इक्वल टू 0। पूरा नहीं करना आपको, लास्ट रिजल्ट देख लेना, मैंने प्रोसेस बता रहा हूं मैं। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ये वाला पार्ट 0 होगा, तो dP यानी गामा P अपॉन V dV प्लस dP, ये 0 बन जाएगा। इस पूरे को उधर लेके चले जाओ, dP बराबर माइनस का गामा P अपॉन V dV, और dV को इसके नीचे ले आओ, तो dP अपॉन dV आप देखेंगे माइनस गामा PV। ये रुद्रोष्यम के लिए है, रुद्रोष्यम में ढाल निकल गया, ये ढाल है ये भी। अब दोनों की तुलना करके देखो, दोनों की तुलना करोगे तो मैं यहां लिख देता हूं, दोनों की तुलना करके तो क्या अंतर आया? यहां देखिए, ये है dP अपॉन dV रुद्रोष्यम, यानी dP अपॉन dV रुद्रोष्यम किसके बराबर हो गया? गामा, ये गामा आया हुआ है, माइनस P अपॉन V, तो ये रहा माइनस P अपॉन V, dP बटे dV के बराबर हो गया, dP बटे dV, ये आ गया समतापीय। तो यहां से क्या पता लग रहा है हमें? यहां से हमें पता लगता है कि इसका ढाल जो है dP अपॉन dV, रुद्रोष्यम का जो ढाल है वो बड़ा होता है dP बटे dV समतापीय के ढाल से। ये इक्वेशन बना सकता है वो।
कि बराबर होता है, कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है, गामा गुना बड़ा होता है। अब गामा की वैल्यू अगर आप लोगों को पता हो तो आप आसानी से ये रिलेशन बना सकते हैं। तो रुद्रोष्म और समतापीय में ग्राफ हो तो वो ग्राफ कैसे बनते हैं हम अब ग्राफ बना के देखेंगे। समझ में आ गई होगी ये बात। एक बार अगर समझ नहीं आए तो दोबारा इस वीडियो को देख लें और क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ये इतनी लंबी बातें नहीं पूछेंगे, इतने डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। आपको ध्यान क्या होना चाहिए, समतापीय में ताप नियत रहता है, ये बात ध्यान रखनी है। फिर हमें इसका ढाल ध्यान रखना है कि डीपी बटे डीवी की वैल्यू समतापीय प्रक्रम में माइनस पी अपॉन वी होती है। फिर रुद्रोष्म प्रक्रम में ढाल की वैल्यू माइनस गामा पी अपॉन वी होती है। ये डायरेक्ट ये वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। दोनों की अगर तुलना करके देखो तो रुद्रोष्म का ढाल समतापीय के ढाल से गामा गुना ज्यादा होता है, यानी रुद्रोष्म का बड़ा होता है और समतापीय का कम होता है। इतनी सी पॉइंट टू पॉइंट आप याद करेंगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा क्वेश्चन में। ढाल कैसे होंगे ये भी हम देख लें। देखिए यहां से क्वेश्चन बनेगा, ग्राफ बना के दे देगा आपको। ग्राफ कैसे बना के देते हैं, पीवी ग्राफ बना के देगा। ये वी है, इधर इधर पी का ग्राफ मिलेगा आपको। वो क्या करेगा आपको, मैं एक ग्राफ बना देता हूं आपको, लो इस तरीके से। इस तरीके से मैंने ग्राफ बना दिया आपके। ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहचान में आ गया होगा, ए बी सी। वो पूछेगा कि निम्न में ए बी ग्राफ, ए बी ढाल, ए बी व बी सी ऐसे लिख लो। क्वेश्चन बनाता हूं मैं। निम्न में सही है, सही क्रम है, सही क्रम है। ए बी ढाल बराबर है रुद्रोष्म, ए सी ढाल बराबर है समतापीय। फिर उल्टा भी दे सकता है, एक ए ऑप्शन ये दे दिया, बी ऑप्शन में दूसरा दे देगा। ए बी व ए सी दोनों समतापीय ढाल, समतापीय ढाल। सी ऑप्शन में दे दे ए बी व ए सी दोनों ढाल, दोनों ढाल, ढाल का मतलब स्लोप रुद्रोष्म के हैं, रुद्रोष्म क्रम के हैं। और डी ऑप्शन दे दे आपको ए बी ढाल आपका समतापीय का, समतापीय, और ए सी ढाल रुद्रोष्म का, ये बताना है। चार ऑप्शन हो गए, मैच कराना है। तो ध्यान रखना है यहाँ आयतन बढ़ा है आपका, इसका मतलब ये एक्सपेंशन की कंडीशन है, प्रसार की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, प्रसार की कंडीशन है। तो जो ये वाला है ये आपका समताप का हो गया और ये वाला आपका रुद्रोष्म का हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगी। कंप्रेशन के केस में दे रखा हो यही क्वेश्चन। तो अब देखिए ए बी किसका हो गया, समताप का। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो मैं एक ग्राफ और बता देता हूं। अब क्या होता है कि बच्चे इस ग्राफ को रट के चले जाते हैं और एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो इसका उल्टा कर देगा। वो कैसे कर देता है, ग्राफ को ऐसे बना के इधर P ले लेगा, इधर V ले लिया उसने, ये O ले लिया। एक ही बिंदु से शुरू करेगा और दो अलग अलग कर देगा, ऐसे A, B और C, ऐसे ग्राफ बना देगा वो A, B और C। यानी नाम रखना चाहो तो ऊपर वाले का B रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका C रख लो। इस तरीके से देखो, इसका और इसका उल्टा है। इसमें देखोगे ना, A से B की तरफ गया तो इधर आया है, वॉल्यूम कम हुआ, ये संपीड़न का ग्राफ है, संपीड़न अवस्था का ग्राफ है। तो ये पलट जाएंगे, इसमें समतापीय ऊपर होता तो इसमें समतापीय नीचे चला जाएगा, तो ऊपर वाला रुद्रोष्म का हो जाएगा और नीचे वाला है वो समतापीय का हो जाएगा। तो ये चीज भी आपको देख लेनी है, समझ में आ जाएगी। दो ग्राफ मैंने तुलना से पढ़ा दिए, समतापीय प्रक्रम और रुद्रोष्म प्रक्रम में अंतर क्या होता है।
तो आपको इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं, समतापीय अगर प्रक्रम हो, कौन सा प्रक्रम हो, समतापीय में, समतापीय प्रक्रम में विशिष्ट ऊष्मा निकालनी हो, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र देखोगे, विशिष्ट ऊष्मा ताप के परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती है, तो विशिष्ट ऊष्मा इसमें अनंत हो जाती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ ताप परिवर्तन हुआ नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना प्रसार और इसके लिए। अब मैं बात करता हूं ऊष्मा इंजन की। अब हम जो टॉपिक है वो इंजन वाला टॉपिक लेके चलेंगे। देखिए, इंजन के बारे में हम बात करते हैं। इंजन यानी ऊष्मा इंजन है ये, हीट इंजन, हीट इंजन। ऊष्मा इंजन क्या होता है? इंजन, ऊष्मा इंजन का मतलब है कि वह युक्ति है जो ऊष्मीय ऊर्जा को, किसको? ऊष्मीय ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर दे, यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर दे। यानी इसको हम कहें तो हीट एनर्जी जो है उसको वर्क डन में कन्वर्ट कर दे। और वर्क डन भी कौन सा? मैकेनिकल वर्क डन में। कोई भी इंजन बनाए आप, उस इंजन के मुख्यतः 3 भाग होंगे, 3 भाग होते हैं, पार्ट जो बोलेंगे। पहला पार्ट है स्रोत, दूसरा पार्ट है कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ, और तीसरा भाग होता है सिंक। ये 3 चीज, कार्यकारी पदार्थ को हम वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं। तो इसको मैं एक चित्र से समझा दूं आपको, और उसके गुण धर्म उसी से समझा दूंगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए कोई भी इंजन है, उसके 3 भाग लिए हमने। यहाँ पहला भाग जो है वो स्रोत है। कौन है ये? स्रोत है, जिसका ताप T1 है। यह वर्किंग सब्सटेंस होगा आपका, कार्यकारी पदार्थ, कार्यकारी पदार्थ है। और तीसरे भाग पे आपका सिंक है। यहाँ कौन है? सिंक। यह आपका सिंक है। सिंक जिसका टेम्परेचर है वो कम होता है, T2 है। ये इधर कार्य कर देगा W, ये ऊष्मा लेगा Q1 और इसको ऊष्मा देगा Q2। ये सामान्यतः चित्र है। अब एक-एक के बारे में हम यही चर्चा कर लेते हैं। पहला है स्रोत के बारे में क्या क्या बातें चलती हैं, जो आपको मेन ध्यान रखनी है। पहली चीज है उच्च ताप स्रोत होता है, उच्च ताप पर होता है, उच्च ताप पर होता है, हाई टेम्परेचर होगा इसका। दूसरी बात है ताप नियत रहता है, नियत रहेगा, यानी इससे ऊष्मा ले लें या इसको ऊष्मा दे दें तो इतना बड़ा रिजर्वायर है कि इसका ताप निरंतर नियत रहेगा। और तीसरी बात है विशिष्ट ऊष्मा की। इसकी विशिष्ट ऊष्मा है, ये कई बार क्वेश्चन बन जाता है, वो अनंत होती है। विशिष्ट ऊष्मा ताप परिवर्तन के व्युत्क्रमानुपाती हो, और ताप परिवर्तन यहां हुआ नहीं, इसके कारण विशिष्ट ऊष्मा अनंत हो जाएगी। जो कार्यकारी पदार्थ है, इसके संबंध में क्या क्या बातें चलती हैं, ये है आदर्श गैस, आदर्श गैस या द्रव हो सकता है ये। यहां जो हम पदार्थ प्रयोग करेंगे। और सिंक के लिए मुख्यतः बात चलेंगे, एक तो निम्न ताप पर होगा, निम्न ताप पर होगा। दूसरी, इसका भी ताप नियत रहेगा, ताप नियत रहेगा, ताप नहीं बदलेगा। और नेक्स्ट बात है विशिष्ट ऊष्मा इसकी, इसकी विशिष्ट ऊष्मा भी अनंत होगी। और कार्यकारी पदार्थ में ध्यान रखना है, ये एक स्टैंड होता है ऊष्मारोधी, ऊष्मारोधी स्टैंड के ऊपर रखा जाता है, स्टैंड पर रखते हैं। ये इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें क्या होगा, ये इंजन ये 4 भागों में काम करता है, ये याद रखना। इंजन कितने भागों में काम करता है? एक इंजन है जैसे कार्नो इंजन, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कार्नो इंजन, कार्नोट साइकिल। पहले यही बात कर लूं मैं।
देखिए Q1 तो ऊष्मा ग्रहण की गई, W कार्य किया गया और Q2 ऊष्मा सिंक को दे दी। तो इसकी दक्षता अगर निकालनी हो, दक्षता क्या होती है, एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं, दक्षता होती है कार्य बटे प्राप्त ऊष्मा, कार्य बटे प्राप्त ऊष्मा। और कार्य किसके बराबर होता है, Q1 माइनस Q2, और Q1 ऊष्मा अलग अलग करोगे तो 1 माइनस Q2 बटे Q1, ये आपकी एफिशिएंसी होती है किसी भी इंजन की। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन कई बार आता है ऊष्मा पे। या अगर ताप की बात चले तो 1 माइनस T2 बटे T1, क्योंकि ऊष्मा और ताप में आपस में संबंध है कि इसका ताप T1 है, इसकी ऊष्मा Q1 है। तो या तो ये या इस सूत्र पे आधारित आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ये हम इस अवस्था की एक आदर्श अवस्था लेते हैं जिसका नाम है कार्नो इंजन। कार्नो इंजन के जो कार्य हैं वो 4 चरणों में पूरे होते हैं। चरण जो है इसके वो 4 चरण हैं। कौन कौन से हैं, हम एक एक चरण को देखते हैं। पहला चरण है समतापीय प्रसार। समतापीय प्रसार, पहले केस में क्या होगा, समतापीय प्रसार में क्या होता है कि आपका जो इंजन है ये वर्किंग सब्सटेंस है, यहां से ऊष्मा लेगा और समतापीय रूप से प्रसार करेगा, यानी इसके ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके आयतन में वृद्धि होगी। जैसे ही समतापीय प्रसार हुआ, उसके अगला चरण जो होगा वो रुद्रोष्म प्रसार का होगा। रुद्रोष्म प्रसार, अब रुद्रोष्म प्रसार में ताप बदल सकता है, लेकिन अब इससे ऊष्मा लेना वो बंद कर देगा। उस ऊष्मा रोधी जो स्टैंड है उसके ऊपर जाके टिक जाएगा ये। तीसरे चरण में समतापीय संपीड़न होता है। संपीड़न यानी ताप नियत रह के अब उसके आयतन में कमी होगी, धीरे धीरे वो संपीड़ित होगा। और चौथे केस में रुद्रोष्म संपीड़ित होता है, रुद्रोष्म संपीड़न की अवस्था आ जाएगी। तो ये 4 अवस्थाएं होती है किसी भी इंजन के कार्य के लिए। इस पे से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, इसको ऐसे कैसा नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब हम बात करते हैं कि ग्राफ कैसा बनता कार्नो साइकिल का, और उसमें इसकी दक्षता देखेंगे और इसके कार्य कैसे कैसे होते हैं। हम पीवी ग्राफ बनाते हैं, ऐसे एक समझना है इस ग्राफ को आपको। सिर्फ इधर V है, इधर P है। मान लीजिए प्रारंभ में हमारा इंजन किसी एक अवस्था A पर था जिसका दाब P1 है, आयतन V1 है और इसका ताप T1 है, T1 ताप पर है ये। तो प्रारंभ में कौन सा घटना घटेगी, कौन सा चरण होगा, समतापीय प्रसार, यानी आयतन में वृद्धि होगी लेकिन ताप नियत रहेगा। ताप नियत रहकर अगर आयतन में वृद्धि करते हैं तो इसके दाब में कमी हो जाएगी। तो ये इस तरीके से चला जाएगा, बी बिंदु पे चला जाएगा, जहां इसकी अवस्था P2 V2 हो जाएगी। ये द्वितीय अवस्था हो जाएगी, P2 V2। क्यों, ताप तो T1 ही रहना है इसका। जैसे ये कंप्लीट प्रक्रिया होगी उसके बाद रुद्रोष्म प्रसार की अवस्था आएगी। रुद्रोष्म प्रसार का मतलब हुआ, अब देखो इसको यहां ऐसे कर दो तो आप पाएंगे ये V2 की अवस्था है और ये V1 की अवस्था है। यहां से फिर इसके आयतन में फिर वृद्धि हुई, लेकिन शार्प चेंज आएगा और C अवस्था पे चला गया, जहां पर P2 V2 सॉरी P3 V3 तीसरी अवस्था है ये, और यहां ताप आया वो T2 आ गया। ताप भी बदलेगा, अब रुद्रोष्म प्रक्रम है और आयतन में वृद्धि हुई, ये आपकी V3 की अवस्था है। अब संपीड़न होना शुरू होगा, दूसरी अवस्था, पहला चरण पूरा, दूसरा पूरा। तीसरा चरण में क्या होगा, संपीड़न। संपीड़न में आयतन में कमी होगी, लेकिन समतापीय संपीड़न है ये। समतापीय संपीड़न है तो ये इस ऐसे चक्कर गया, ये गया, अब इस दिशा में चक्कर गया है ये। समतापीय जब संपीड़न होता है तो ये इस डी अवस्था पे आएगा और डी अवस्था में जो P4 V4 की अवस्था बन जाएगी, लेकिन ताप इसका T2 ही रहेगा। इस बिंदु पर जाते ही इसके आयतन में जो परिवर्तन है उसको हम देख लेंगे ग्राफ से। तो इस अवस्था में उसका आयतन है वो V4 होगा और पुनः ये अपनी प्रारंभिक अवस्था A में चला जाएगा और पुनः इसकी स्थिति P1 V1 A4 हो जाएगी। कार्नो इंजन का ध्यान रखना है कि ये साइक्लिक यानी चक्रीय प्रक्रम होते हैं।
चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम का मतलब है कि भिन्न भिन्न चरणों से गुजरते हुए यह अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आएगा। तो आप देखेंगे कि कुल कार्य कितना किया इसने। ए से बी तक का कार्य निकालो, फिर बी से सी का कार्य निकालो, सी से डी का कार्य निकालो और डी से ए का कार्य निकालो। यही होगा कुल कार्य। अलग अलग चरणों में किए गए कार्यों का योग करना है हमें। पहला चरण आप देखें, इस पहले चरण में जो कार्य है वो समतापीय कार्य हुआ होगा। मैं एक कार्य लिख देता हूं ए से बी। समतापीय का हमने सूत्र लिखा था 2.303 NR। टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, इस पहली अवस्था में टेम्परेचर T1 है, और log ऑफ याद हो तो V2/V1 लिखा था हमने, ये WAB है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद होनी चाहिए, क्योंकि यही Q1 का मान बनेगा यहाँ पे, या W कह सकते हो इसको। दूसरी चीज है कि अगर इन सब के अलग अलग मान निकालें, यहाँ आप रुद्रोशम के लिए अगर आपको याद हो, BC का कार्य जो हमने निकाला था NR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1 निकाला था, याद आ जाएगा आपको। इस तरह से हमने अलग अलग भागों में कार्य निकाले, और कुल कार्य अगर मैं निकालूं इस प्रक्रम का कुल कार्य, आप डायरेक्ट याद कर लें कुल कार्य का फॉर्मूला। जैसे ही एक भाग का कार्य याद है, इसको ऐसे कैसा लिखना है, 2.303 NR log ऑफ 10 बेस में V2/V1 ऐसे लिख के ब्रैकेट में लिखना T1 माइनस T2। आपको याद करने का तरीका बता दिया मैंने, ऐसे कैसा याद कर लेना। एक याद कर लो पहले प्रक्रम का कार्य, दूसरे प्रक्रम के कार्य में ऐसे कैसा लिखना है, T1 माइनस T2 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। दक्षता निकालो इसकी, तो दक्षता क्या हो जाएगी, दक्षता होती है कुल कार्य बटे ली गई उष्मा। तो कुल कार्य तो ये है, ये रहा कुल कार्य, रखो इसको 2.303 NR log ऑफ 10 बेस में V2/V1 T1 माइनस T ऑफ 2 डिवाइडेड बाई Q1 की वैल्यू ये रख दो, क्योंकि Q1 तो पहले में किया गया कार्य, क्योंकि उसी समय तो उष्मा ली है। तो ये कितनी है, 2.303 NR T1 log ऑफ 10 बेस में V2/V1। जो कटे उसको काट दो, NR तक ये कट जाएगा, log वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, सिर्फ T1 माइनस T2 बटे T1 बचेगा, और अलग अलग करोगे तो 1 माइनस T2 बटे T1। ये बन जाएगी दक्षता का सूत्र, वापिस वैसे का वैसा सूत्र बन जाएगा। ये कार्नो साइकिल के लिए है। अब सबसे अच्छी बात यहाँ क्या चलती है कि इस इंजन की दक्षता किस चीज पर निर्भर करेगी, ये हमें यहाँ नोट करना है। ये कार्नो इंजन था, तो अब यहाँ हमारी बात चलती है कि ये कार्नो इंजन की दक्षता किन कारकों पर निर्भर करती है। तो यहाँ लिखना कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता। नंबर 1, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती, निर्भर नहीं करती। ये ध्यान रखना, इस बात पे निर्भर नहीं करेगी कि कार्यकारी पदार्थ हमने कौन सा भरा था। दूसरी बात, ये T1 व T2 ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। इस बात पे निर्भर करेगी कि स्रोत और सिंक के ताप क्या है। और तीसरी बात है कि जो दक्षता होती है वो 100% से कम रहेगी, कम होगी, कभी भी 100% दक्षता का नहीं होगा। एक बात और मैं बता देता हूं कि जो कार्य इस पूरे चक्कर में जो कार्य हुआ है, ये जो भाग है आपका इतना सा, ये इस चक्कर में इसके क्षेत्रफल के बराबर भी होता है। तो यहां से मैं लिख दूं कि कुल कार्य बराबर है ABCD भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। क्षेत्रफल के बराबर क्यों होता है, क्योंकि पीवी ग्राफ है, और पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य को प्रदर्शित करता है। ये इतनी सी बात आपको कार्नो इंजन के बारे में ध्यान रखना है। और एक अच्छी बात और बता देता हूं कि अगर आप दक्षता बढ़ानी हो, ये क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में डाल दें।
ये कहता है कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाना चाहते हैं तो अपने पास यहां दो ऑप्शन है। तो एक तो है T1 के मान को कम कर दें और T2 को बढ़ा दें, यही हो सकता है दक्षता, यानी कम करना, सॉरी, T1 को बढ़ाना या T2 को कम करना, दो चीज है। दक्षता बढ़ाने के लिए दो उपाय है हमारे पास। एक तो है T1 के मान को कम कर दें और T2 के मान को बढ़ा दें, या उल्टा कर दिया मैंने, हम ऐसे करें T1 को बढ़ा दें और T2 को, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं, अगर T1 का मान हम कम करते हैं तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और एक से छोटी तो ये कम हो जाएगा। तो उल्टा करें, हम दक्षता बढ़ाना चाहते हैं, इस मान को बढ़ा दो और इसको कम कर दो, यानी ये स्रोत है और ये आपका सिंक है। पेपर में स्पष्ट लिखा मिलेगा आपको कि कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने या इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए निम्न में से सही विकल्प है। T1 को बढ़ा दें, विकल्प तो सही है, ये भी T2 को कम कर दें, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में सही कौन है? T2 को कम करना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। T1 को बढ़ाना अच्छा तरीका नहीं है। यानी दक्षता बढ़ाने के लिए T1 को बढ़ाने की तुलना में T2 को कम करना काफी अच्छा माना जाता है। ये आपको ध्यान रख लेनी है बात। यानी T1 के मान को बढ़ाने से अच्छा है T2 के मान को, यानी सिंक के मान को कम कर दिया जाए, उसके टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, तो उसकी दक्षता तेजी से बढ़ेगी और अच्छा विकल्प भी रहेगा। हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, फिर मैं इसके द्वितीय नियम की बात करूंगा। ये कहता है कि हम एक क्वेश्चन करें कि एक कार्नो इंजन है, कार्नो इंजन 100 डिग्री सेल्सियस व 20 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य कार्य करता है, मध्य कार्य करता है। इसकी दक्षता क्या होगी? इसकी दक्षता ज्ञात करो। ये आपके क्वेश्चन मिल जाए पेपर में कि कोई कार्नो इंजन 100 डिग्री सेल्सियस व 20 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य करता है, तो इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका सॉल्यूशन कैसे करना है? दक्षता का फॉर्मूला था 1 माइनस T2 बटे T1। तो पहले T1 ढूंढो, फिर T2 ढूंढो। T1 ढूंढोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस है और T2 ढूंढोगे तो 20 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में बदल लीजिए इसको। तो केल्विन में क्या होता है? 273 जोड़ दो इसमें, 373 केल्विन, और इसमें भी 273 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 293 केल्विन। अब वैल्यू रखो, इट्टा क्या हो गया? 1 माइनस, या ऐसे लिख लो ना, इसका एलसीएम लोगे तो T1 माइनस T2 बटे T1। T1 कितनी है? 373 माइनस 293 अपॉन 373, भाग दे दो, इसमें से ही गया तो 80 और 373। अब इसको भाग दे दो, 80 को 373 से हम भाग दें तो इसकी वैल्यू 0.214 आएगी, और परसेंटेज में निकालना हो तो 21.4, यानी 2 पॉइंट इधर खिसका दो, इतने परसेंट इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी अगर परसेंटेज में आप निकालते हैं तो। इस तरह का क्वेश्चन दिया मिलेगा। पिछले सालों के अगर लैब असिस्टेंट के आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करते हैं कि द्वितीय नियम क्या कहता है। ये तो हमारा यहां तक हमारा प्रथम नियम था। द्वितीयक नियम की हम बात करें, उष्मागतिकी का द्वितीयक नियम जो है उसके दो कथन आए हैं। हम उन दोनों कथनों की बात करेंगे। एक कथन है हमारा क्लॉसियस और प्लैंक का नियम है, जिसको हम केल्विन और प्लैंक का कथन कहते हैं। पहला तो है, यहां लिखो द्वितीय नियम। द्वितीय नियम उष्मागतिकी का है, ये ध्यान रखें। पहला है केल्विन व प्लैंक कथन, प्लैंक का कथन। केल्विन और प्लैंक का कथन क्या कहता है? यह कहता है कि कोई भी एक ऐसा इंजन नहीं बनाया जा सकता जिसकी दक्षता 100% हो। इसने क्या कहा? 100% दक्षता का इंजन बनाना संभव नहीं है, संभव नहीं। अर्थात दूसरे शब्दों में इसी कथन को कहना हो तो बिना सिंक के इंजन नहीं हो सकता, इंजन नहीं होगा। और भी अलग भाषा में इसको समझना हो तो दी गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में नहीं बदल सकती, कार्य में नहीं बदलती।
ये तीनों एक ही बात है। ये केल्विन और प्लांक के कथन थे द्वितीय नियम से संबंध में। दूसरा था क्लासियस का कथन। क्लासियस का कथन ने क्या बात कही? क्लासियस का कथन सिंपल सी बात कहता है। क्लासियस का कथन कहता है कि ठंडी वस्तु से ऊष्मा गर्म वस्तु की ओर बिना बाह्य युक्ति के नहीं भेजी जा सकती। यानी गर्म से ठंडी की ओर तो भेज सकते हैं, लेकिन ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर बिना बाह्य युक्ति के, बिना किसी एजेंसी के, बिना किसी यंत्र के ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। यानी दूसरा नियम रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करता है, रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत के बारे में बात करता है कि ऊष्मा को अगर सराउंडिंग में हाई टेम्परेचर की तरफ भेजना है वस्तु से, और वस्तु को ठंडा करना है, तो हमें कंप्रेसर या जो हमारे इंजन की जरूरत, किसी मशीन की जरूरत पड़ेगी। यानी गर्म से ठंडी की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण स्वतः हो सकता है, लेकिन ठंडी से गर्म की ओर केवल तब होगा जब हम कोई ना कोई बाह्य किसी युक्ति का प्रयोग करें। यानी सिंपल सी भाषा में देखो तो ये मान लीजिए T1 है आपका, हाई टेम्परेचर है, ये वर्किंग सब्सटेंस है W, और ये आपका सिंक है T2, और कंडीशन है कि T1 बड़ा है T2 से। आपको इधर से ऊष्मा भेजनी है Q2 और इस पे आनी है Q1, तो कार्य की दिशा ये होगी इसमें, यानी कार्य करना पड़ेगा इसके ऊपर, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर, तब जाके इधर ऊष्मा आ सकती है। बिना इसके ये ऊष्मा इधर नहीं आ सकती। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ऐसा नहीं है कि ये दोनों हैं। और अब क्वेश्चन पूछ ले कि द्वितीय नियम का उपयोग क्या हुआ। द्वितीय नियम इस बारे में हमें बताता है कि जो प्रक्रम है, प्रक्रम की दिशा बता दी इसने, प्रक्रम की दिशा को बताता है। ये बताता है कि प्रक्रम की दिशा कौन सी, और दूसरी ये बात भी बताता है कि प्रक्रम में आदान प्रदान जो होना है ऊर्जा का, और कैसा प्रक्रम होना है, उसके बारे में ये हमें सूचना प्रदान करता है। ये हमारा लैब असिस्टेंट के लिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय भाग था। इसको आराम से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार देखें, अच्छे से पढ़ें। ऊष्मागतिकी का प्रथम और द्वितीय 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। दोनों वीडियो को अगर आप आसानी से समझ लेते हैं, आराम से इसको नोट्स बना के समझ लेते हैं, तो मैं पूर्ण रूप से पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ डाल दी जाएगी नोट्स की, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आपसे विदा लेता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।